फ्रेंड्स, माई सेल्फ किशोर कटरू। और जैसा राजन जी ने बताया कि साइबर क्राइम के विषय में रियल प्रॉब्लम ना हो, और अब लोग कहते हैं कि जूम पे आना नहीं चाहते हैं, वो शायद इसलिए कि कहीं लीकेज है, और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई डेंट करने में लगे रहते हैं। स्पेशली ये जूम के लिए कहा जाता है। साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोई डेंट होने के बाद ये सारी चीजें हो जाती हैं। कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, इट मे बी द टारगेट। तो मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट, द एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी एनर्जेटिक इनकमिंग गवर्नर, श्री डीसी शुक्ला साहब, सीए डीसी शुक्ला साहब, प्लीज। Thank you, District Governor Sahab. Very respected District Governor Sahab. Speaker for today's session, Anuj जी, राजन जी। आज किसी से भी अगर आप बात करिए कि फ्यूचर की बात करिए तो एक ही बात आती है, वी हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है, चाहे किसी को पेमेंट करना हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में हो, चाहे किसी एक्ट में हो। जो बिजनेसमैन हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ई लाइफ। द लाइफ हैज बिकम ई लाइफ। सारे पेमेंट्स मैंडेटरी हैं और सारे भी जितने चीजें हैं ऑनलाइन करनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले तो जो हमारी जो चीजें होती थी हम लोग ताबी में रखते थे, ताला बंद कर देते थे, हम सेफ रहते थे। अब आज के जमाने में तो चीजें ऐसी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या चीजें हैं जो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल हैं, उनको हम ताले में नहीं रख सकते। इवन नेशनल बाउंड्रीज उनको नहीं रोक सकती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा अभी उत्पन्न हो गया है कि वो खतरा है 4-5 तरह से हमारे सामने। हम बहुत टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, मेलफेयर, फिशिंग, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे। एक क्या है, बहुत बड़ा एक खतरा है फ्रॉड्स का। जब हम कंप्यूटर से या कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे मन में हमेशा झिझक रहती है, मेरे ही नहीं, जितने लोग बैठे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, ये क्या जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं ये सेफ है कि नहीं है, गेटवे जो यूज कर रहे हैं सेफ है कि नहीं है, फ्यूचर के लिए सेफ है कि नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है, जब हम आज फेसबुक या इस तरह की जो चीजें हैं, हम सभी लोग बगैर उसके काम नहीं चलता है, लेकिन जब भी हम उसमें करते हैं तो अक्सर होता है कि हमारी जो है आईडी हैक हो गई या वहां से कोई ऐसी डिमांड्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम आती है। प्लस फेसबुक में जो हम फोटोज डालते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स की, अपने घर की बच्चियों की, बहनों की, बेटियों की, तो उनको भी हम सलाह देते हैं कि वो फोटो भी मिसयूज होती हैं। बहुत सी जगह उनकी मॉर्फिंग हो जाती है, उनको टेलरिंग हो जाती है और उनको काफी चेंज होते हैं। एक और है वायरस भी हम लोग कंप्यूटर में इंटेंशनल भी भेजा जाता है। जो रीजन है अप्रेंट आपके सामने है। अक्सर हमारा कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। और एक बहुत बड़ा आज खतरा है, हमारे जो प्राइवेट जो डेटास जो हमारे हैं वो कैसे हमारे प्रोटेक्टेड हैं। डेटास आर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। ये सारे खतरे एक साथ हम लोगों के पास आए हुए हैं। और रिसेंट जो भी बहुत बढ़िया राजन जी ने कहा कि हम कंप्यूटर के बगैर और जूम के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। अब कैसा विरोधाभास है, एक तरफ तो हमसे कह रहे हैं, सब लोग कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का अपनाइए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, और दूसरी तरफ उसी तरफ से वही हम लोगों को बताया जा रहा, नहीं साहब आप ये मत यूज करिए, ये मत करिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और इसके बारे में एक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट, अनुज जी जैसा एक्सपर्ट ही एक इस बारे में बता सकता है कि यूज तो करना हमारी मजबूरी है। हम वी कैन नॉट स्टॉप द पेस ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की रफ्तार नहीं रोक सकते। दिस इज रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू अप्लाई इट, वी हैव टू यूज ऑल द गैजेट्स। हम टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है। कोविड के बारे में जो बिजनेस की बात हुई उसमें भी बार बार यही बात हो रही, हम सब ऑनलाइन, हमें काम करना ही करना है, लेकिन हम क्या प्रिकॉशन लें, कैसे प्रोटेक्टेड रहें, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। और उसके बारे में अनुज जी इज ए परफेक्ट पर्सन जो उस बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। मैं वापस माइक विनय जी को देता हूं फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, कि जिससे उनको स्पीकर को बुला के इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में प्रिकॉशन लेते हुए कैसे हम यूज करें इसके बारे में। थैंक यू। इससे पूर्व कि मैं अपने स्पीकर अनुज अग्रवाल जी को आप लोगों के बीच में उपस्थित करूं, मैं उनका एक संक्षिप्त बायोडेटा आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूं। श्री अनुज अग्रवाल जी जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अथॉरिटी है। ऐसा कहें कि अगर हम पूरे भारत में चिराग लेके जाएं कि ढूंढने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या साइबर लॉ के ऊपर कौन एक्सपर्ट है, तो अनुज जी से बेहतर हमें कोई नहीं मिलेगा।
अनुज जी का जब मैं आपको बताऊंगा कि वो आज क्या क्या पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये शख्स ऐसा है जो इतनी सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। वो चेयरमैन है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के, एडवाइजर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज डिजिटल सिलेबस रिव्यू, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इतना ही नहीं, विजिटिंग फैकल्टी टू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी सारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां पे उनकी एडवाइजरी सर्विसेज चल रही हैं, जहां पे गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा वो फाउंडर चेयरमैन है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया नोएडा चैप्टर के। उन्होंने एक किताब लिखी है साइबर क्राइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर गाइड, इसके वो ऑथर हैं। एसओपी फॉर लॉ एनफोर्समेंट उन्होंने बनाए हैं। विजिटिंग फैकल्टी हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एसोचैम के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। ट्रेनर है साइबर क्राइम के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन एंड इकोनॉमिक लॉज के। टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जैसे हमारी यूपी है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, तेलंगाना पुलिस है, उड़ीसा पुलिस है, बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, एमपी पुलिस है, और जितने भी स्टेट पुलिस हैं, गुजरात पुलिस, पंजाब पुलिस, जे&के, आसाम, सीआईबी, एनआईए, एनसीबी, ये सब आपसे आपकी सेवाएं लेते रहते हैं, आपकी एडवाइस लेते रहते हैं। जुडिशरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आपकी सेवाएं लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, उन्होंने काफी सारे देशों का दौरा किया हुआ है। ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट है, इंडस्ट्री को भी ट्रेनिंग देते हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ईआरपी एट सिएटल यूएसए का जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें भी वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट रहे हैं। और 20+ इंडस्ट्रीज वर्टिकल्स का आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का आपको एक्सपीरियंस है, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरीके से सिक्योरिटी रखी जाए। तो ऐसे एमिनेंट स्पीकर जिन्होंने अपना स्टार्टअप भी बनाया हुआ है साइबर टेक के नाम से, उन्हें अगर साइबर क्रू कहें तो कम होगा। तो ऐसे हम अपने एमिनेंट स्पीकर को अपने बीच पाकर आज बहुत ही खुशनसीब हैं। हमारे बीच में अभी आज गैदरिंग जरूर कम है, तो शायद मीटिंग के पासवर्ड को लेकर, आईडी को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया, जिस वजह से थोड़ी गैदरिंग कम हुई है अभी हमारी अटेंडेंस। लेकिन हमारा ये जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 है, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जो कि नैनीताल, रामनगर, काशीपुर से होता हुआ पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज और अलीगढ़, हाथरस, एटा, कानपुर और इवन की आपका झांसी तक जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज इतने सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको सुन रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो गुड इवनिंग। आज का जो विषय है इसके बारे में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने पहले ही अच्छे से बता दिया है, और अभी अभी मैं आपको एक सूचना और शेयर कर दूं कि वुहान लैब का डेटा चोरी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो वैश्विक महामारी कोविड-19 फैली हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि उसका संपर्क सूत्र, उसका केंद्र कहीं ना कहीं वुहान का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जहां से किसी प्रकार से एक्सीडेंटली या अदरवाइज ये डेटा, ये वायरस बाहर आया है। तो अभी आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मेरा टीवी पे वक्तव्य रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और ये सूचना अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त हुई है कि वुहान से सारा डेटा चोरी हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि आज पूरी दुनिया के सामने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। ऐसा माना जा रहा है कि विश्व में इसकी जो आर्थिक शक्ति है वो कम से कम $600 बिलियन पर ईयर की है। ये एक आंकड़ा है जिसको पक्के तौर पे कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जो व्यापारिक मूल्य है साइबर क्राइम का वो $600 बिलियन या इससे कहीं ज्यादा है। स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, आपको अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग साइबर क्राइम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि स्पीकर्स ने अभी बताया भी, फिर हमें उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, फिर कॉमन थ्रेड्स, तो 2, 3, 4 कॉमन थ्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इनसे बचने के उपाय चर्चा में लाएंगे, और कानूनी क्या व्यवस्था है साइबर क्राइम को लेकर। अगर किसी के साथ कोई
साइबर क्राइम हो जाता है तो किस प्रकार के कानून हमारे देश में हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं जिसका हम चर्चा करेंगे और फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनको बारी बारी से ले लेंगे। मेरे बारे में बता ही दिया गया है, ये किताब मैंने लिखी है। गूगल पे अगर आप साइबर लॉ स्पीकर या साइबर क्राइम स्पीकर डालेंगे तो मेरा नाम पहले या दूसरे नंबर पे आपको शायद मिल जाएगा, साइबर ज्ञान। इसके अलावा सभी मीडिया हाउसेस, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लगातार मेरी बाइट्स चलाते रहते हैं। कल जी हिंदुस्तान ने चलाई थी, परसों एबीपी ने चलाई थी और आज आई थिंक कोई 9 चैनल है, वो 10 बजे का कार्यक्रम है। करीब करीब 100 यूनिवर्सिटीज में मैं अपना व्याख्यान समय समय पर दे चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। हाई कोर्ट के जजेस, लोअर जुडिशरी, लगातार मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ, उनकी क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि साइबर एक नया सब्जेक्ट है। टेक्निकली और लीगली जब तक इसको मिला के नहीं समझा जाए तो एडजुडिकेशन क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक विशुद्ध कानूनी मसला नहीं है। इसमें जब तक आप तकनीकी को नहीं समझेंगे आप इस पे एडजुडिकेशन नहीं कर सकते। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब हैं जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं, पहले एमपी हाई कोर्ट में थे। हमारे बरेली के एडीजी, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज, मेघालय के एडवोकेट जनरल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी, तेलंगाना के डीजीपी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके अलावा टैक्स कमिश्नर्स का एक क्लास मैंने एनएलयू में लिया था। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार साहब को हम यहाँ पे देख सकते हैं। मुंबई ईओडब्ल्यू, पुणे ईओडब्ल्यू, दिल्ली ईओडब्ल्यू और अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आज कौन नहीं जानता। मैं खुद अभी तक 5000 से ज्यादा पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। 600 से ज्यादा जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट्स में जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, ई कॉमर्स हो या अदरवाइज, उनके सीएक्सओस को मैं खुद ट्रेन करता हूँ। प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन सब के ऊपर हम कंसल्टेंसी देते हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। इसके अलावा ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एरिना है, उसके क्या इश्यूज हैं, उसके कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बारे में लोगों को कंसल्ट करते हैं, कॉर्पोरेट्स को। बोर्ड रूम में डेटा थेफ्ट, जो कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या कोई भी बिजनेस के लोग हों, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सारी जानकारी किसी न किसी तरह से कंप्यूटर या मोबाइल में ही है। तो अगर ऐसा है, तो अगर आपके बिजनेस को किसी को जानना है, किसी को आपसे आगे निकलना है, तो सिर्फ आपके महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में है, उस तक पहुंचना है। आपकी वेबसाइट्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके सर्वर, आपकी जानकारियां चारों तरफ खुली पड़ी हैं। तो हम लोग वीएपीटी के माध्यम से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट करके ये बता सकते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी जानकारी कहाँ से चोरी हो रही है। अभी मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, उनकी 6 वेबसाइट्स हैं, उसका वीएपीटी अभी चल रहा है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनके पेटेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे, हम लोग चूंकि घर से ही काम कर रहे हैं, सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, हमारे पास उनके पेटेंट की सारी जानकारी आ चुकी है। जब उनको हमने ये बताया तो वो काफी चकित हुए, काफी दुखी भी हुए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने बताया कि वुहान लैब से भी डेटा चोरी हो गया है। तो आज आप कंप्यूटर में, सर्वर्स में, वेबसाइट्स के ऊपर जब डेटा रखते हैं तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये हम लोग काफी बड़े स्तर पे इसको कर रहे हैं देश विदेश में। इसके अलावा तमाम सरकारी एजेंसी, सेबी, आरबीआई, आईआरटी ने अपने अपने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रखे हैं। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को सलाह मशवरा देते हैं। आप में से कोई भी कभी भी मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा फोन नंबर ही मेरी ईमेल आईडी है या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपका स्वागत है कभी भी। और इस प्रेजेंटेशन किसी को आवश्यकता हो तो इस पर मुझे ईमेल कर दें, मैं प्रेजेंटेशन भी आपको भेज सकता हूँ।
समझने की जरूरत है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो क्या हैं। उसको 4 बड़े हिस्सों में हम लोग बांटते हैं: साइबर टेररिज्म, साइबर वॉर, साइबर क्राइम और साइबर एस्पेनेज। साइबर क्राइम एक बहुत ही अजीब तरह का क्राइम है। अभी तक जो आपने क्राइम्स के बारे में सुना होगा उसमें एक विक्टिम होता है जिसके ऊपर क्राइम किया जाता है और एक परपिटेटर होता है। ये जो क्राइम है इसमें विक्टिम और परपिटेटर दोनों ही कंप्यूटर्स हैं, और वो एक कंप्यूटर जो आज साइबर क्राइम का टारगेट है, कल वही कंप्यूटर उसका परपिटेटर भी हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में करीब करीब 80% कंप्यूटर और मोबाइल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसका मतलब ये है कि आपको साइबर अटैक आ रहा है, कोई ना कोई साइबर क्रिमिनल आपकी जानकारी चुरा भी रहा है और आपके कंप्यूटर और मोबाइल को वो अपने साइबर क्राइम को फर्दर करने में बिना आपकी जानकारी का इस्तेमाल भी कर रहा है। ये जानकर आपको शायद थोड़ा अचंभा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। इसको हम लोग साइबर बॉट्स कहते हैं। और ये जो बॉट्स हैं इसका मतलब ये है कि कई लाख कंप्यूटिंग डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर्स हो, एक एक साइबर क्रिमिनल गैंग कंट्रोल करता है, which goes into millions. Now these cyber criminals are actually not owning these devices at all. Probably that cyber criminal might be having just a small, very small, simple Linux device. But that cyber criminal is able to control so many million of computing devices by inserting the appropriate malware across the world and using those devices as the slave devices. तो हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर हो, आपका जो मोबाइल हो, वो किसी साइबर क्रिमिनल के कंट्रोल में ऑलरेडी हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम पे कोई बाधा भी नहीं आएगी, लेकिन साइबर क्राइम करने में आप भी एक प्रकार से हिस्सेदार हैं, शामिल हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू आज हम सभी के सामने है। साइबर एस्पेनेज, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं देश विदेश के, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो लोग हो, उनकी जो जानकारियां हैं वो कंप्यूटर डिवाइसेस में ही हैं। मोबाइल में हो सकती हैं, निजी कंप्यूटर्स में हो सकती हैं, सर्वर्स में हो सकती हैं। और अगर किसी को वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है तो एस्पेनेज करने के सिवा कोई और तरीका नहीं है। आज ऐसा माना जाता है कि रूस के बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी हैं वो अमेरिका और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को साइबर एस्पेनेज के माध्यम से चोरी करके बनाए हैं। जो नए नए फाइटर प्लेन्स वो बना रहे हैं, चाहे वो 5G टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत से एरियाज में कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रियल मेहनत शायद उतनी नहीं करी है, लेकिन बहुत तेजी से वो आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान भी उसमें से एक देश है जो एस्पेनेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और हालांकि वो एक छोटा देश है, लेकिन उसकी भी जो एक साइबर क्रिमिनल फौज है वो काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो क्रिमिनल है। साइबर तरीके से आतंकवाद को फैलाना आसान है। अभी करीब 2 साल पहले दलितों के एक मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो पूरे देश में दंगे फैल गए थे। इन दंगों की जब जांच पड़ताल हुई है तो ये पता चला है कि इसको बाहर बैठे हुए लोगों ने इनको सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ लोगों को उकसाया और इसको फैलाया। क्योंकि ये जो दंगे फैले थे उसके पीछे किसी भी लोकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं देखा गया था। उन्होंने सभी ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये दंगे स्थानीय स्तर पे काफी जगह फैले और इसमें कई लोगों की जान भी गई। जैसे ग्वालियर के आसपास का एरिया काफी प्रभावित रहा है और वहां काफी लोगों की इसमें जान गई। तो ये बाहर के बैठे हुए लोगों ने, जो कि भारत के दुश्मन हैं, उन्होंने इस प्रकार की चीजों को फैलाया। साइबर वॉर के बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बहुत सारे मुखड़े होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जब 2 कंट्री या 2 आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के एयर के जो एरिया है उसको साइबर हैक कर ले तो फाइटर प्लेन्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जो मिसाइल्स हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। और दिस इज वन ऑफ द वेज द साइबर वॉर्स कैन बी फॉट। इसका पहला बड़ा इस्तेमाल
91 में जब इराक वॉर हुआ था तो अमेरिकन ने किया था, उन्होंने इराक के पूरे एयर स्पेस को हैक कर लिया था और इराकी प्लेन्स फाइट करने की जगह ईरान में जाके उतर गए। अब देखना ये है कि ये जो साइबर क्राइम है वो किस तरह से किया जा रहा है। कुछ तरीके ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें तो डिस्कस करना संभव नहीं हो पाएगी आज की कॉल में, बट एक आइडिया थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे। कई चीजें आप लोगों को ऑब्वियसली पहले से पता भी होंगी। अच्छा है, देखिए जो सबसे बड़ा खतरा है आज वो है एपीटी, जिसको हम लोग कहते हैं एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट। जो साइबर एस्पेनाज है या साइबर टेररिज्म है या जो साइबर के बड़े खतरे हैं, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स लगातार बैंकिंग डेटा, पर्सनल डेटा, गवर्नमेंट डेटा, डिफेंस डेटा को चुरा रहे हैं, उसके लिए वो 3 से 6 महीने, कई बार 2-2 साल तक लगातार काम करते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि अगर ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां किसी सर्वर में किसी ने रखी हैं, तो it is very much obvious that the person or the organization must have organized very good security also. Like today I was asked this question that if the Wuhan data can be hacked, does it mean that the China has not taken care of the security of the data, or it is that they are just creating a facade while they themselves have done it? Now that is true that everybody tries their level best to secure their data, important information, but then despite all the good securities we have seen in the history, that many impregnable forts which were supposedly very strong, they were pregnated, they were broken by some means. So it is a war of continuous words between two adversaries. जो दो एडवर्सरीज होते हैं, दोनों ही अपने अपने तरीकों से किलों को भेदने की कोशिश करते हैं। और एवरेज 229 दिन का एक रिकॉर्ड है, एक रिसर्च में आया है कि इतने दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद जो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क्स हैं, स्ट्रांग सर्वर्स हैं, उनको भी भेदने में कामयाबी हुई है। पेंटागन को भी भेदा गया है, FBI को भी लोगों ने ब्रीच किया है। तो ये आज एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जो सिक्योरिटी को हम लोग ब्रीच करते हैं, उसके देखिए 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, महाभारत आजकल चल रही है टीवी पे, तो व्यूह रचना करी जाती है। कभी भी जो सेना होती है उसको आप सीधी लाइन में नहीं खड़ा करते हैं। जो भी अच्छा सेनापति होता है, जो अच्छा सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, चाहे वो एक फिजिकल आर्मी हो या साइबर आर्मी हो, तो इसको कई हिस्सों में साइबर सिक्योरिटी को भी बांटा जाता है। उसको हम लोग पेरीमीटर और इनसाइडर सिक्योरिटी कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब है बाहर के घेरे में सिक्योरिटी, कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी हमारे यहाँ अंदर आ ही ना पाए, हमारे नेटवर्क पे एंट्री ना कर पाए। और फिर हमारे पास एक दूसरी तरह की सिक्योरिटी होती है, जो कि कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर उसको लगाया जाता है, ताकि अगर कोई बाहर की सिक्योरिटी को ब्रीच भी कर ले तो अंदर की जो सिक्योरिटी है वो उसको रोके रहे। अंदर की सिक्योरिटी का एक दूसरा काम भी होता है कि अगर हमारे अंदर के लोग ही जानकारी को बाहर भेजना चाहें, अगर वो विभीषण बनने की कोशिश करें, तो उसको भी रोकने में ये हमारी जो अंदर की सिक्योरिटी है वो काम करती है। अब जो कॉमन सबसे कॉमन कॉम्प्रोमाइज है, सबसे कॉमन रिस्क है, वो है ईमेल स्पूफिंग का। आप सभी लोगों को ऐसी ईमेल आई होंगी जिसमें बताया गया होगा कि कोई महिला नाम से, जो अफ्रीका कंट्री के किसी बड़े जनरल या वहां के कोई शासक की बेटी है, और उसके फादर अब नहीं है, लेकिन वो कई मिलियन डॉलर की संपत्ति, हीरे जवाहरात वगैरह छोड़ गए हैं, और वो चूंकि आपको अपने कॉन्फिडेंस का पर्सन समझती है, तो इसलिए आपके साथ कोई समझौता करके वो बहुत बड़ी रकम आपके अकाउंट में भेजना चाहती है। और दूसरी तरह की चीजें आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसी ईमेल आ रही हैं, जैसे आपके बैंक से आई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई हो, जिसमें लिखा होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड दिया जा रहा है। कोविड-19 में अभी घोषणा हुई थी कि 5 लाख तक के रिफंड लोगों के तुरंत वापस किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सुविधा हो सके। तो ऐसे बहुत सारे ईमेल आए हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए
और अपनी बैंक की जानकारी अपडेट करिए, ताकि जो आपका रिफंड भेजा जा रहा है डिपार्टमेंट उसको भेज नहीं पा रहा है क्योंकि आपकी बैंकिंग डिटेल ठीक नहीं है उसके पास। और उसके बाद एक कोड आएगा, उस कोड को अगर आप इसमें डाल देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, तो आपको वो 5 लाख तक का जो आपका रिफंड बन रहा है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक कुछ कॉमन चीजें आजकल चल रही हैं। उसके अलावा जो खतरे हैं वो रैंसमवेयर हैं। अगर किसी ने सुना हो या देखा हो, रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो अगर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या सर्वर में आ जाता है तो वो जितना भी लोकल डेटा है उसको चोरी नहीं करता है, उसको डिलीट नहीं करता है, बट उसको एनक्रिप्ट कर देता है। तो जो यूजर है, जो ओनर है, वो उस डेटा को यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो एक बड़ी रकम उस साइबर अपराधी को बिटकॉइन के माध्यम से नहीं दे देता है जिसने कि रैंसमवेयर को आपके सिस्टम पे भेजा है। एक और तरह का साइबर क्राइम आ रहा है सामने देखने में कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के लोग साइबर तरीके से ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से हैरेस कर रहे हैं, ऑब्सीन और ल्यूड मैसेज भेज रहे हैं, या इम्पर्सोनेट करके उनके नाम की ईमेल या उनके नाम की फेसबुक इत्यादि की आईडी बना के उनको बदनाम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी में अगर आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस या आपके घर का नेटवर्क कनेक्शन यूज हुआ है तो इंक्वायरी में आपका आईपी आएगा और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे काफी लोग इस तरीके के प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। आपके घरों के जो वायरलेस हैं, आपके ऑफिस के जो वायरलेस हैं, उसको ब्रीच करना हम सभी लोगों के लिए बड़ा आसान है। मैं एक बार अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए गया, जहाँ जाता हूँ वो जान पहचान के हैं, वो नहीं थे, तो मैं थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने उनके मैनेजर से कहा कि भाई ये वायरलेस का वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए, और उसने बड़ा स्मार्टली मुझसे कहा कि मुझे तो पता नहीं है और सर है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, और मैंने फिर उसके पासवर्ड को ब्रीच कर लिया और वाईफाई उनका यूज करने लगा। अब आप सोचेंगे आप तो साइबर के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप तो कर ही सकते हैं, बट एक्चुअली ये आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, उनका फोन नंबर यूज करिए, भाभी जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, किसी कॉमन फिल्म या जो गाड़ी का नंबर है, ऐसे 5-7 कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपको वाईफाई के पासवर्ड मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपके घर के बाहर खड़े होकर कोई भी आपके वायरलेस में एक्सेस ले सकता है। अगर वो सिर्फ आपकी बैंडविड्थ यूज कर रहा है तो वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आजकल अनलिमिटेड पैक है। लेकिन वहां से अगर उसने कोई हेट स्पीच का कोई मैसेज, कोई धार्मिक टीका टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो इसकी इंक्वायरी में आईपी आपका आने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है। प्लस जब आपके वायरलेस में कोई एंट्री कर जाता है तो आपके घर के कंप्यूटर में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके जितने क्लाइंट्स का जो महत्वपूर्ण डेटा है, जिसमें ईमेल भी आई होती है कि भाई ये जो 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है यार, इसको 1 करोड़ का बना दो, मुझे टैक्स नहीं देना है, या थोड़ा सा लॉस भी दिखा दो, पीछे का कैरी फॉरवर्ड है, हो जाएगा मैनेज। तो वो सब पब्लिक नॉलेज में आ सकता है। तो इस तरह के रिस्क हैं। अब हम एक तरह के और रिस्क हैं, उसका चर्चा करेंगे। वो है वाटरिंग होल अटैक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि ये वो चीज है जो हम और आप डेली देखते हैं, डेली समझते हैं, डेली करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर हम लोग आमने सामने बात कर रहे होते तो आज मैं आपसे पूछता कि वाटरिंग होल क्या है। मुझे लगता है 1 या 2 लोगों का माइक ऑन होगा, अगर वो बताना चाहें तो बताएं। बाकी सब श्रोताओं के इंटरेस्ट के लिए, व्हाट इज ए वाटरिंग होल? एनीबडी, एनी आइडिया व्हाट इज ए वाटरिंग होल? समबडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? एनीवे, सो वाटरिंग होल इज बेसिकली एनी प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। जैसे कोई तालाब होता है, कोई भी ऐसी जगह होती है जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और जंगल में अगर हम वाटरिंग होल की बात करें तो वो एक ऐसी जगह है जहां से आके जानवर पानी पीते हैं।
अब अगर मान लीजिए किसी शेर को किसी छोटे जानवर का शिकार करना हो, तो एक सबसे बढ़िया जगह होगी वाटरिंग होल। अगर वो तालाब के पास घात लगा के बैठ जाए तो उसके लिए शिकार करना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके दो कारण हैं। नंबर एक कि वहां पर जब एनिमल्स बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, संख्या में आ रहे हैं, तो अगर वो 10 या 20 या 50 लोगों पे अटैक करेगा तो एक दो तो उसका शिकार बन ही जाएंगे, वरना जंगल में उसको बहुत बड़े एरिया में घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक दूसरा इसका बड़ा कारण है, वो ये है कि जो हमारा ब्रेन है, वैसे तो वो सुपर कंप्यूटर से भी तेजी से चलता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है, और उसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये कि सिंगल टास्किंग के लिए बना है। ये मल्टीटास्किंग एक साथ नहीं कर सकता है। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपसे कहती है कि आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात मत करिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान बटेगा और आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप पानी पी रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका ध्यान बढ़ जाता है, विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या करें? इससे बचने के लिए आपको करना यह है कि आपको अपने आप को एक समय में एक ही काम करना है। एक काम करने के लिए आपको देखिए क्या हुआ कि मुझे बहुत जरूरी एक मैसेज आ गया और उसको मुझे देखना पड़ा, तो मेरा ध्यान बढ़ गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वाटरिंग होल अटैक्स हैं, तो जब पानी पी रहे होते हैं जानवर, तो उस समय अटैक करना इसलिए आसान होता है क्योंकि उनका ध्यान बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये वाटरिंग होल का इंटरनेट से क्या लेना देना है? बात तो हम लोग इंटरनेट और साइबर क्राइम की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अचानक ये जंगल में पहुंच गए और पानी पीने लगे और शिकार की बात करने लगे। तो साहब, इंटरनेट पर भी वाटरिंग होल्स हैं, आप सभी समझ भी गए होंगे, और नहीं तो मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, जो आजकल ट्विटर है, जो व्हाट्सएप है, वो वाटरिंग होल है। कैसे है? सारी दुनिया का लोग, और अब कोविड-19 में तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हर आदमी इस समय क्या है? सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया एक प्रकार का वाटरिंग होल है, क्योंकि सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जब फेसबुक पे कोई चीज लिख के आती है, जब व्हाट्सएप पे कोई चीज आती है, तो वो तो फिर कुरान है, वो तो फिर बाइबल है, वो तो फिर गीता है। आज अगर आप किसी से पूछो कि भैया सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको वो 150 नुस्खे बता देगा। अगर आप उससे पूछो कि भाई इसका सोर्स क्या है, वो कहता है अभी तो व्हाट्सएप में देखा है। इस समय सबसे बड़ा मैसेज यही चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि कैसे दूर करें, कैसे डिप्रेशन दूर करें, कैसे कोविड-19 से लड़ें, कोविड-19 की कौन कौन सी दवाइयां हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो वाटरिंग होल्स हैं, इसमें लोग जब आ जाते हैं तो इसमें जो भी कुछ बताया जाता है वो अटल सत्य हो जाता है। तो ऐसे कई बड़े मामले हो चुके हैं, जिसमें एक महिला का एक मित्र बन गया, उसने अपने आप को बताया कि वो अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई बिजनेसमैन है। अभी तो अमेरिका की पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है कोविड की वजह से, बट अगर 1 महीने पहले तक की बात करें तो अमेरिका का बिजनेसमैन है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है। और फिर उसने कहा कि वो 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट भेजना चाहता है। थोड़ी ना नुकुर के बाद, चूंकि भारतीय परंपरा है हर चीज में पहले एक बार मना करने की, वो महिला, बुरा ना माने किसी महिलाओं के प्रति, मैं महिलाओं को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, और इस समय तो कोई चारा भी नहीं है, कोविड-19 में लॉकडाउन है, तो हम सभी चाह के या ना चाह के सम्मान करने के लिए मजबूर हैं। तो नानुकुर करने के बाद वो एग्री कर गई, और एग्री करने के बाद उन्होंने कहा कि वो गिफ्ट भेज दिया है। उसके बाद उनको कोरियर का फोन आया कि भाई ये जो कस्टम में है, वो कस्टम की वजह से आपका 1 करोड़ का गिफ्ट रुक गया है, इसमें 5 लाख रुपए आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत अपने मित्र से संपर्क किया, और उस मित्र ने कहा, दिस ब्लडी इंडिया विल नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव एंड अफेक्शन। Okay, so no problem. You pay for the time being. In any case, I am coming next month. So 5 lakh rupees, nothing doing, 1 crore and 1 crore 5 lakh.
Now this person is thinking, okay, even if I am not able to extract this further 5 lakh rupees, still I am plus by 95. So she agrees to pay, and it is all online. By the time she pays that 5 lakh rupees, that courier goes, that custom goes, and that online friend on the Facebook goes. And there are so many instances. I will not name, but a very famous doctor of Bareilly. So their family members got an offer from somewhere in US. They were looking for something, and they agreed after exchanging appropriate documents. They paid around 2 lakh rupees in good faith. Obviously, in good faith, they were not getting any extraordinary item. But yes, after that, that person, does document, everything went away. So these watering hole attacks are increasing day by day like anything. Now, there are a couple of more things which are taking place. Is the revenge porn, mob violence. I have already spoken. Now, what is revenge porn? So, लड़का लड़की में दोस्ती होती है. आजकल दोस्ती का एक अच्छा क्राइटेरिया बन गया है कि न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस को एक्सचेंज करना कंपलसरी हो गया है दोनों लोगों के लिए. पता नहीं ये किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह का अफेयर है. But you know, whatever is going on in this world, we are not away from that. And I was surprised when I came to know that this is a trend. It's not only a city-oriented trend. This is a trend which is very commonplace in villages in remote Uttarakhand villages, you know, where the porn videos are being exchanged between the loving couple much before the marriage. Now, if somehow this relationship goes sour, the other party uses social media and other mediums, electronic mediums, to share those intimate videos. And then whomsoever is at the receiving end feels very bad. Many suicides have taken place, and you know, it creates a lot of trauma and whatnot. Now, the other thing which we are seeing is impersonation. Now, this impersonation in the social media is being done in multiple ways. One obviously is the social media account. So, Mr. Vidyarthi spoke to me. He called me saying, I am so and so, and I find that he is a very effective person. He has a lot of connections. So why not I become Mr. Vidyarthi? I gets his photo from one of his social media profiles, his WhatsApp ID or someplace, and creates a Facebook account claiming that this is an authentic official account of CA Rajan Vidyarthi, tax consultant, etc., etc. And then a lot of friends are made using that account. And one fine day, all these friends who think that this is the genuine Facebook account of Mr. Vidyarthi, they receive a message saying, I, on my visit to UK, has suddenly lost all my purse, which has my passport and everything else, and I am in dire need of money. You being good friend of mine, please send me urgently 500 pounds, and I am not reachable on phone. Only social media account is working, this Facebook ID. Please do it. Now, if you are a good friend, if you are a family member, and more so if you are the brother-in-law, so thinking that 500 pounds or $1,000 are nothing, but if your wife asks that you are not helping her brother in such a difficult situation, so you are duty bound to immediately transfer whatever you can do in terms of money. You will be doing it. Later on, when you will be checking after a few days with your friend or relative that how he's doing now, he says, I had always doing good. What is your problem? And you will say, no, look, this is the message from you, from your email ID, from your Facebook account. It says you are in a bad scenario and you needed money, or you met with an accident, etc., etc. You are in some hospitals, some English hospital. He says, I do not even have a passport. I am a Pakka Hindustani. I don't even travel anywhere.
I don't even leave Bareilly. I have so much business going on, and I am so much happy in UP Uttarakhand. You know, so and these are things which are happening almost on a daily basis. Now, the question arises that what to do if some such scenario happens with you. How to identify that what is right and what is wrong? Because whether I like it or not, whether you like it or not, the world is moving towards cyber. Be it private transaction, be it government transaction, we all need to have to be online. We all need to do online transactions. So there is no way that we can say, look, there is a risk, so I will not indulge into online transactions. I will still remain where my grandfather used to be. I will do only exactly the way he used to be. He used to walk to the person, meet people personally for business, for exchanging pleasantries, and he will always pay in hard currency, and he will always take a physical receipt. Now this is not something which is feasible in today's time. So what do we do to recognize well in time that we are entering into a genuine transaction and we are not entering into a fake transaction, and how do we safeguard ourselves? So number one, that we must have a certain discipline, a certain etiquette. Once you go on the internet, it is like getting onto a highway. So as you get into a highway NH24 from say Bareilly to Delhi or to Lucknow, which is now a very good expressway type scenario, it does not mean that you are going to drive at a speed of 200 just because you have got a very nice Porsche or an Audi car. You are bound by certain etiquettes, certain rules, which are not only to be enforced by the police, but by yourself, because it is involving your own safety, your family's well-being, as well as safety and well-being of so many other people, because you are a responsible citizen. So similarly, when you get into the internet highway, you need to follow certain very important etiquettes. And the first etiquette is, when you buy a laptop, you must buy an important anti-malware, antivirus software, and buy it. Please don't download that free wala, although you have got a link from your vendor that, sir, don't worry, this link is genuine, it will give you update on a daily basis. Please do not do that, because that software which is being given to you as anti-malware or an antivirus software will actually be containing the malware. So please do not do that. That is the point number one. Point number two, that there is nothing free. So that is inbuilt into the point number one. That is again inbuilt into the point number two. That if you are getting a deal which is extremely lucrative, so the book which is otherwise available for 5,000 rupees or a movie which is available for few thousand rupees, and we are suddenly getting it for free from a shady looking website, and we simply jump on it. Please remember that most of these books and movies which you get for free for download from shady looking website are heavily infested with malware. And this malware, once implemented, once got into your phone or into your computer, will steal your data without you knowing it for many months. Okay, now the question is how to recognize all those emails which keep on coming to us. Some of those are actually so much interesting and so much and looking like to be entertained, which has $1 million coming to in my account. It's so important that we all need to look into it. Now there are 3-4 simple rules I am going to discuss with you for recognizing a good email from a bad email.
although there is no hard and fast rule. Now, first is that if you look at the sender's details, don't look at only the sender's name, which, for example, in this particular email is looking like it is coming from bank, ICICI Bank or income tax department. But if you look at the email ID, it is actually not an email ID of the bank. So that is one way you can figure out that this email is fake. Now, even if this email ID is correct, it is not always that this email ID will be fake. It is very, very easy for anyone, for a class 5th child, to create an email ID with anybody's, create an email with any email ID, including Narendra Modi ji. So what to do when you get an email which has something very, very interesting being offered to you, or a threat email which says that your internet access has been compromised. So this is a security email, or your Paytm account has been compromised and this is a message to restore your account. Kindly do it within next 5 minutes, otherwise your account will be blocked. Now, whenever you get these kind of emails or messages, please become immediately cautious. These mails or messages may have some kind of a link, and they will ask you to press that link and enter your immediate enter your information like your account number, password, your KYC details, and they will expect you to enter a code which is typically an OTP, a transaction OTP coming to you to validate. Such emails are also in the form of very nice offers. So a 15 Samsung for TV being offered for 5,000 rupees, or a Ray-Ban glass being offered for 200 rupees, or a Adidas shoes pair for 300 rupees, because certain companies are celebrating 10th year, or Google is celebrating 15th year, or Samsung is celebrating the birthday of some King Jong-un, whatever. So they are offering this. So please become aware that although these discount offers keep coming, but such a hugely popular brands, they will ever give you a 90% or some kind of an offer, or a latest iPhone you getting a 50% discount, which means there is definitely a risk. Or Paytm or your bank asking to reset your password because there is a risk, and they will not give you a link. They will simply say reply this email. Now, as soon as you will click on the reply, that email which is risky, which is not a genuine email, your message will go to that particular email. So what to do in scenarios? If you get any such email, please do not reply or click. But it does not mean that you will not act on any such message, because some of those may be real, because your banks obviously keep you posted on email. They also send you messages. Please do not reply on that number. Do not reply to that message or email. Go to your bank's website, go to the contact us page, get the bank's phone number from there. Do not Google it, because in Google all these customer care numbers are already fraud numbers. All these spoof numbers are there. So don't pick your numbers from the Google search. Go to bank's website or look into your bank's communication. You will get a proper customer care number. Call it from your account, or send your new email and send them a query that this is what we have received. Kindly confirm if it is genuine and what is the next action. Please remember that no banking institution, no financial institution is going to ask you for your password or OTP on email or phone on message. That's not the way they work at all. This is a clear mandate to all of them. It has to be done by you only through going to their website or through a transaction which is automated on the IVR. So these kind of messages keep coming.
So I'll just take another 5-10 minutes in terms of the basic legal scenario, and then we will open up for question answer, so that we can take up a lot of queries. I'm sure a lot of people would like to ask many queries, and it will be very important for all of us, especially me, to take up your queries to the maximum. Now, the primary law governing the cybercrime is Information Technology Act, or the IT Act, which is said so in short. This is the law which was enacted in year 2000 and last comprehensively modified in the year 2008. Is the voice coming? Yes, yes. Okay. So this law became very famous when Indian American Mr. Avnish Bajaj was arrested. He was the CEO of Baji.com, which has now been acquired by eBay, which is again being acquired by somebody else. When obscene pornographic clip was uploaded by some student for sale, since he was the CEO of the company, he was arrested by Delhi police under section 67, publishing of information which is obscene in electronic form. Now, although Mr. Bajaj was not directly involved into the day-to-day operations, but the concept of vicarious criminal liability, which is now ingrained in most of the Indian laws, although it is not in the IPC, the Indian Penal Code, but the Indian legal system, the IT Act, the taxation laws, the company law, they are all veering towards creating vicarious criminal liability. So any offense which is happening in the organization, the key managerial personnel are being held directly liable. So he was arrested. Now I'm just going to give you a little overview of some of the offenses which are there in the IT Act very briefly. Now, these are some of the offenses that if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer system or computer network accesses or secures access to such computer system or computer network. तो कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल को किसी ने छू लिया या आपके घर के वाईफाई में, ऑफिस के वाईफाई में आपकी मर्जी के बिना किसी ने भी एक्सेस किया, तो ये आईटी एक्ट के मुताबिक एक सीरियस ऑफेंस है। आपके कंप्यूटर से किसी प्रकार का भी डेटा डाउनलोड किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया आपकी जानकारी के बिना, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। किसी भी प्रकार का वायरस, मैलवेयर या आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये भी एक ऑफेंस है। एक इसमें बड़ा मजेदार ऑफेंस है कि अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर रिसोर्स को इस्तेमाल करता है जिससे कि फायदा तो वो उठाता है और उसका बिलिंग यानी चार्जेस आपको लगते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर आप केस कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पड़ोसी आपके वाईफाई में लॉगिन करके और अगर रात दिन मूवीज देख रहे हैं, आपका बिल ज्यादा आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने उस अड़ोसी पड़ोसी को, चाहे वो आपका दोस्त हो या ना दोस्त हो, उसको आप
उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑफेंसेस हैं, वो हैं आपकी आइडेंटिटी को चोरी करना, इम्पर्सोनेशन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ प्राइवेट पार्ट्स। तो अगर प्राइवेट पार्ट्स की फोटो कोई आपकी खींचता है या उसको बनाता है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, सोशल मीडिया से इधर उधर डालता है, तो वो भी एक सीरियस ऑफेंस है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी का सर्कुलेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सर्कुलेशन, एडल्ट पोर्नोग्राफी का सर्कुलेशन, वो भी एक ऑफेंस है। बच्चों की पोर्नोग्राफी को अगर कोई देखता है घर में प्राइवेटली भी, वो सीरियस ऑफेंस है। और आईटी एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेबल हैं। मतलब कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर लिख जाती है तो मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। आईटी एक्ट के सारे जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू है। ऑर्गेनाइजर्स से मैं पूछना चाहूंगा कि आगे बात करें या क्वेश्चन आंसर्स ले लें। हो गया राजन जी? यस यस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर देंगे, उससे क्लैरिटी और हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हैं डीसी शुक्ला जी, जो आज के मॉडरेटर हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स को टेकअप करें, जो क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं अपनी स्क्रीन पे। अनुज जी, बहुत बढ़िया आपने विश्लेषण किया। हम चाहते हैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन यही कर रहे हैं जो हम लोग जूम यूज कर रहे हैं। अक्सर हम लोगों के बार हम लोगों के पास आता है और कि अब पता नहीं सच है या गलत है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डायरेक्टिव है, इस कंट्री का ये पता नहीं कि बिजनेस राइवलरी है, रियलिटी है कि नॉट टू यूज जूम। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हम लोगों का जो हैजार्ड है ये रियल है या हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्यों इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें रोज मीटिंग्स ऑनलाइन करनी तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे कई बार मेरी टीवी बाइट भी चल चुकी है और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंडिया से और यूएस की तरफ से भी इस पे एडवाइजरी जारी हो चुकी है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो आपके कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण जो दरवाजे हैं वो खोलता है, जिसको हम लोग पोर्ट्स कहते हैं। अदरवाइज ये कम्युनिकेशन, जो वीडियो ऑडियो कम्युनिकेशन है, वो हो नहीं पाएगा। अब सवाल ये है कि जब इन दरवाजों को खोला जाता है तो अगर हमने जूम के लिए सपोज कोई पोर्ट खोला है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो एक दरवाजा खुला हुआ है उसमें कोई जो मलिशियस इंटेंट वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो भी उस खुले दरवाजे का आइडिया लेके, जैसे मान लीजिए आपने किसी पड़ोसी के आने के इंतजार में दरवाजा घर का खोल के रखा हुआ है, लेकिन इस दौरान में अगर खुला दरवाजा है तो कोई बिल्ली या कोई और एनिमल भी एंटर कर सकता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये उसी तरह की चीज है कि जूम जो इस्तेमाल कर रहा है पोर्ट्स को, तो वो उन पोर्ट्स को ओपन तो करता है, वो तो हम ही अलाउ करते हैं, हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो उनको एडिक्वेटली सिक्योर नहीं करता कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है, जो वीडियो ऑडियो चल रही है, उसके अलावा जो मलिशियस एंट्रेंट हैं उनको कैसे रोका जाए। ये थोड़ा नया प्लेटफॉर्म है और इसलिए ये सिक्योरिटी पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि ये बड़ा फीचरफुल है इसलिए ज्यादातर लोग जूम को यूज कर रहे हैं। इसको यूज करना आसान है, सस्ता भी है। तो इसके लेके जो एडवाइजरी इशू करी गई है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अदरवाइज ये साइबर सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम का, उस पर अवेलेबल भी है। सर्ट इनके इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो कुछ मिनिमम प्रिकॉशंस अगर यूज किए जाएं तो जूम कंपैरेटिवली सेफ हो जाएगा। उसके सेटअप को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें शेयर कर दूंगा, या
जो मेरी ईमेल आईडी है, अगर उस पर आपको किसी को इंडिविजुअल चाहिए तो आप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब सवाल ये है कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं। देखिए, बेटर ये होगा कि जहां तक आपके कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस हैं, कॉर्पोरेट डिस्कशंस हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिस्कशन है, वो तो जूम पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं जो कि एक जनरल डिस्कशन है, तो इस जनरल डिस्कशन में अगर हम देखें तो कोई ऐसी सीक्रेट चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं कि जो अगर कोई थर्ड पार्टी सुन भी लेती है, क्योंकि इसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड को जनरली सभी को शेयर किया हुआ है, उससे काफी ग्रुप्स में शेयर हो गया होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई उसको सुन लेता है तो उससे आपका या मेरा कोई विशेष नुकसान होने वाला है। तो ऐसी मीटिंग्स को इसमें करने से नुकसान नहीं है। लेकिन स्कूल्स की मीटिंग है या कॉर्पोरेट मीटिंग्स हैं, वो जूम को यूज करने में रिस्क हो सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके सर। सर ये दूसरा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हमको सारे ई पेमेंट्स करने पड़ते हैं, इवन जहां भी हम जाते हैं, समटाइम दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द फिजिकल कैश। हमें ई पेमेंट करने ही होते हैं, इट इज द नीड ऑफ द आवर। हमें रेलवे का करना पड़ता है, होटल का करना पड़ता है, बहुत से पेमेंट करने पड़ते हैं। अब सब इसमें जो हम गेटवे यूज करते हैं, हर आदमी पेमेंट करता है, और कभी कभी तो हम अपने कंप्यूटर से मैक्सिमम करते हैं, कभी कभी हमें आउटसाइड जाके भी यूज करना पड़ता है, पब्लिक डोमेन्स करना पड़ता है। तो वो ये पेमेंट गेटवेज कितने सिक्योर्ड हैं कि जहां से हम क्रेडिट कार्ड से या अपने एटीएम से पेमेंट करते हैं, वो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, पेमेंट गेटवे तो मोरलेस सिक्योर्ड होते हैं। अभी तक किसी पेमेंट गेटवे के मेजर ब्रीच की कोई ऐसी खास खबर नहीं है। जो गलतियां होती हैं, जो ब्रीच होता है, वो 99.9% हमारे एंड से होता है। एक तो पब्लिक डोमेन में शेयर्ड कंप्यूटर्स या शेयर्ड मोबाइल पे आप अगर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग पासवर्ड सेव कर देते हैं। अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, पेटीएम या बैंक की जो यूजर आईडी है वो हम लोग सेव कर देते हैं। ये एक आदत बनी हुई है। तो ना तो अपने कंप्यूटर पे और ना किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से, जहां से भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पेज पर जो ट्रांजेक्शन का पेज है उसमें बाय डिफॉल्ट सेव क्रेडिट कार्ड डिटेल क्लिक होता है। आप उस क्लिक को हटाएं और उन डिटेल्स को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे सेव ना करें, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। उस क्रेडेंशियल स्टफिंग में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके फोन में या कंप्यूटर में जो मैलवेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो आपकी निजी जानकारी, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, आपके बैंक की डिटेल, आपके पेटीएम की डिटेल क्रिमिनल्स तक कंटिन्यूअसली भेज रहा है। तो अब उसको सेव कर देते हैं अपने ब्राउजर में या अपने एप्स में, ये वहां से चुरा लेता है और क्रिमिनल्स को भेज देता है। फिर क्रिमिनल्स इसको डार्क वेब पे सेल कर देते हैं। 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए में ये डिटेल मिलती है। तो एक तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप एक अच्छा एंटी मैलवेयर, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर रखें। तीसरा, XXX या जो ऐसी शेडी वेबसाइट्स हैं जो बहुत कुछ फ्री बुक्स या फ्री मूवीज, गेम्स आपको दे रही हैं, उनसे बचें, क्योंकि वो मैलवेयर इन्फेस्टेड होती हैं। और वो ऐसी वेबसाइट्स को बार बार इस्तेमाल करने से आपको मैलवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है और वहां से फिर आपकी जानकारी चोरी होती है। ऑब्वियसली आपको अपना OTP किसी को भी फोन पर शेयर नहीं करना है, किसी लिंक के माध्यम से, किसी ईमेल की रिप्लाई में शेयर नहीं करना है, तभी आप बच पाएंगे। और कभी भी आपको ऐसे कोई मैसेज आता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है या आपको रिस्क है, तो बैंक के कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाएं। गूगल से फोन नंबर ना लें कॉन्टेक्ट का, क्योंकि ये सारे नंबर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। गूगल से कोरियर का नंबर ना लें, गूगल से फोन का नंबर ना लें कॉन्टेक्ट का, उनकी वेबसाइट पर जाकर ही लें, या जो उनकी तरफ से आपको लेटर वगैरह आते हैं उस पर जो उनके नंबर लिखे होते हैं उसी से बात करें, तब आप इन चीजों से बच पाएंगे। सर, एक हम लोग कंप्यूटर पे और मोबाइल पे सब लोग फेसबुक पे रहते हैं, और हम लोग प्रमोट भी करते हैं साहब, फेसबुक फ्रेंड्स बनिए। और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, फेसबुक पे अपनी फोटोज भी डालते हैं। और जो हम लोग के पास गूगल्स और जितने एप्स भी डाउनलोड रहते हैं, तो हम लोग कैसे अपने कंप्यूटर्स को, पर्टिकुलरली मोबाइल्स को कैसे सेफ रखें? कि फेसबुक में अक्सर देखा गया हैकिंग हो गई है और उसकी वजह से हमारे जो डेटास हैं वो डेटास चले गए हैं, उसकी वजह से
हमें जो जो पासवर्ड हमारे हैक हो गए उसकी वजह से लोगों से पैसे कॉल किए जा रहे हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे हम कैसे सेव करें अपने आप को? देखिए, इसके जो टेक्निकल तरीका है वो तो मैंने अभी काफी हद तक आपको बताया। एक दूसरा आसान तरीका है, वो ये है कि आप सभी लोग 2 फोन रखें। तो एक फोन में वो सिम कार्ड डालें और वो ऐप डालें जिनसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बैंक का ऐप हो गया, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम का हो गया। लेकिन उस पर सोशल मीडिया एप्स ना डालें, उस पर गेम्स ना डालें और उस पर आप जनरल ब्राउजिंग ना करें। तो ये जो एक फोन है इसको आप स्ट्रिक्टली अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए रखें, ताकि इसमें जो मैलवेयर है, जो वायरस है, उसकी आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। क्योंकि जो एप्स आप अपने फोन में डालते हैं गेम खेलने के लिए, या फेसबुक ऐप समझ के आप डालते हैं, या जो आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, जो आप फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, आप जो 2500 फ्रेंड बनाते हैं, 5000 फ्रेंड बनाते हैं, उसमें से 20, 25, 50 तो ऐसे होंगे जिन्हें आप फिजिकली पहचानते हैं। उसके अलावा कई हजार लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पहचानते नहीं है। सोशल मीडिया का आइडिया भी यही है कि आप जिन लोगों को नहीं भी जानते हैं उन तक आपकी बात पहुंचे, तो आपको बनाने हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस ऐप को उस फोन में ना डालें जहां पर आप अपना फाइनेंशियल डेटा रखते हैं, ताकि वो फोन में जो अपराधी है, अगर कोई आपके फ्रेंड लिस्ट में, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी ना कर पाए। तो ये एक इसका आसान तरीका हो सकता है। दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ऐप आपसे परमिशन मांगते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो ऐप क्या कर रहा है। अब अगर वो ऐप सिर्फ एक गेम है, तो वो आपके जो मोबाइल का कैमरा है या जो आपके माइक्रोफोन है उसका एक्सेस क्यों ले रहा है। अगर वो आप सिर्फ प्ले कर रहे हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं है एक्सेस देने की। तो आपको अपने एक्सेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर ऐप्स में जब तक आप उनको उनके मनचाहे एक्सेस नहीं देते हैं, वो आपसे फाइल रीड करने का, डेटा रीड करने का, कॉन्टैक्ट रीड करने का, आपके कैमरे का, सारे आपसे परमिशन ले लेते हैं, वरना वो ऐप चलते नहीं है। तो अब चूंकि आप वाटरिंग होल में हैं, आपको उस ऐप को यूज करना है, उस गेम को खेलना है, या आपको फेसबुक पे जाना है, तो आप जाएंगे तो ही है, चाहे उसके लिए वो आपसे कोई भी परमिशन मांगे। कई बार कोई ऐप ऐसा भी हो सकता है जो कपड़े उतारने के लिए कहे, तो भी लोग करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उन ऐप्स को यूज ना करें, लेकिन उन ऐप्स को आप एक दूसरे फोन में इस्तेमाल करें, तब कहीं ना कहीं 99% आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। जी सर, एक प्रॉब्लम और भी आती है। जो गर्ल्स हमारी हैं, लड़कियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, उनको अक्सर इंटरेक्ट करना पड़ता है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। उनसे बार बार स्कूल्स कहते हैं कि अपने फोटोज दीजिए, अपने पर्सनल डेटास दीजिए, और वो सारे के सारे उसमें रहते हैं पर्सनल। स्कूल के जो डेटा है उतने शायद संभवतः सिक्योर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड ये है कि फेसबुक में अगर कोई गर्ल्स या लड़कियां या वीमेंस अगर अपना डेटा डालें, तो क्या अपने उनको फोटो या पर्सनल डिटेल्स सही नहीं देनी चाहिए क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? और स्कूल में कैसे वो अपने आप को सही दे के कैसे प्रोटेक्ट करें? बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। पहला जो स्कूल वाला मामला है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब चूंकि इस समय स्कूल भी बंद है और ज्यादातर स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऐसे में स्कूल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से मंगवा रहे हैं। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो जो भी निजी जानकारी लोगों से ले रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या किसी और की हों, पेरेंट्स की जानकारी वो ले रहे हैं, केवाईसी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वो उसको अच्छे से सिक्योर करें। और ऐसी जानकारी वो ग्रुप्स के माध्यम से ना लें, 1 to 1 लें। तो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल के कोई जिम्मेदार टीचर या स्टाफ हैं, वो 1 to 1 लें। अगर सभी लोग ग्रुप के ऊपर डालेंगे तो वो स्कूल के अलावा ग्रुप में जो भी और 150, 200 मेंबर्स हैं उन सबको मिलेगी, और उसमें से कोई उसका मिसयूज, दुरुपयोग कर सकता है। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप स्कूल में अगर ग्रुप में जानकारी मांगी जा रही है, निजी जानकारी, तो उनको इस बात के लिए कहें, आगाह करें कि भाई आप इसमें ना मांग के, अगर अच्छा होगा
कि आप इसको 1 to 1 लें, और आप ये भी कह सकते हैं कि साहब हमने किसी सेमिनार में डिस्कस किया था एक्सपर्ट से, तो आप कृपया इसकी साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी, आपकी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयर करें, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बार इसलिए नहीं होता है कि सामने वाला एक्सपर्ट है, बल्कि इसलिए होता है कि हम या आपको जानकारी की बहुत कमी है, तो हमारी कमियों की वजह से ही उसको मौका मिल जाता है। जैसे मैंने वाईफाई पासवर्ड के बारे में बताया कि अगर आप अपने फोन नंबर को अपना पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें हैक करने की जरूरत कहाँ है। ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपका नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर या गाड़ी का नंबर ऐड किया और आप वही पासवर्ड यूज हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा होता है कि फेसबुक के माध्यम से, तो फेसबुक पे तो ये रिस्क बिल्कुल बना हुआ है कि आप जो भी फोटो डाल रहे हैं या मैसेज लिख रहे हैं वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं, या अगर आप उसको पब्लिक ऑप्शन लेके डाल रहे हैं तो फिर तो वो कोई भी देख सकता है। तो अगर आप निजी मैसेजेस को उस पर डाल रहे हैं तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द होल वर्ल्ड एज ए रिस्क। मान लीजिए आपने डाला कि साहब आज सभी लोग, हम लोग पार्टी मनाने के लिए होटल में जा रहे हैं, मतलब घर हमारा खाली है, तो अगर किसी साइबर क्रिमिनल को आपके घर के एड्रेस की जानकारी है तो वो आके चोरी कर सकता है, क्योंकि मालूम है घर खाली है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हो चुके हैं। तो जब भी आप फैमिली फोटोज, पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पे डालते हैं तो या तो क्लोज ग्रुप में डालें, प्रोफाइल में अगर हो सके तो फोटो ना लगाएं, और अगर आप पब्लिक फोरम में डाल रहे हैं तो फिर यू आर कैरिंग दैट रिस्क, यू शुड बी अवेयर कि ये मेरे को कल दिक्कत कर सकता है। तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। सर 2 क्वेश्चंस और आपसे यार इम्पोर्टेंट। अक्सर हम लोग होटल्स में या एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशन पे जाके जो पब्लिक हम लोग वाईफाई जो है उसकी सर्विसेज लेते हैं और हम लोग कहते हैं साहब हमको फ्री में डेटा मिल रहा है। क्या ये इसमें भी हमारे कोई हमें रिस्क हो सकती है कि जो हम पब्लिक जो है? 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क तो ये है कि जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हैं चूंकि वो फ्री है, उसने हो सकता है कोई सिक्योरिटी एनक्रिप्शन का अरेंजमेंट ही ना किया हो। तो अगर वो प्लेन टेक्स्ट में हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो बगल में बैठा हुआ कोई भी साइबर स्मार्ट बंदा आपके डेटा को इजीली कैप्चर कर सकता है। उसको हम लोग मैन इन दी मिडिल अटैक बोलते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन अटैक। आपके घर के बाहर बैठ के आपके वाईफाई में एंट्री करके आपके घर में जो भी डेटा आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेसबुक पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हम बैठ के आराम से देख सकते हैं। ये एक कॉर्पोरेट रिस्क भी होता है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क में इंट्रूजन करके, एंट्री करके कोई भी साइबर क्रिमिनल। उसमें दूसरा रिस्क ये होता है कि जैसे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जो आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मान लीजिए बरेली स्टेशन अगर हम आपका देखें तो उस पर लिखा हुआ आएगा कि BL/_रेलवे फ्री। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगाएंगे कि हो ना हो ये बरेली स्टेशन का फ्री वाईफाई का हॉटस्पॉट है। लेकिन हो सकता है कि वो हॉटस्पॉट किसी साइबर अपराधी ने अपने फोन से चला रखा हो। इस बात की क्या गारंटी है कि जिस हॉटस्पॉट में आप एंट्री ले रहे हैं वो रेलवे का ही है या वो गूगल का है? वो किसी बगल वाले ने फोन के माध्यम से नहीं चला रखा। हॉटस्पॉट तो आप फोन से भी चला सकते हैं। तो अगर किसी बंदे ने फोन से ही अपना हॉटस्पॉट चला रखा है तो मतलब इसका सारा डेटा तो उसके फोन से होता हुआ जा रहा है, तो फिर वो इजीली उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। उसमें आप कभी भी फाइनेंशियल या कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें। उसका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो जनरल मूवीज, फोटोज देखने के लिए या न्यूज पढ़ने के लिए करें। लेकिन अगर आप वहां बैठ के फ्री डेटा को यूज करते हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली एट रिस्क। सर एक चीज बहुत बड़ा हम लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है या सही है, हम लोगों के दिमाग में है कि व्हाट्सएप जो कॉल्स होती हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रैक नहीं कर सकता है नॉर्मली सब लोगों के दिमाग में। और बहुत से लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि ये गवर्नमेंट इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है, कोई एजेंसीज नहीं कर सकती है। तो क्या ये व्हाट्सएप कॉल्स इतनी सिक्योर हैं और व्हाट्सएप पे भेजने वाली इंफॉर्मेशन क्या सिक्योर हैं? ये मैं सवाल का सही जवाब कैसे दूं ये समझना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं दोनों ही तरफ से हूँ। तो सिक्योर तो हर वो चीज है जो हम और आप इस्तेमाल सही पर्पज से कर रहे हैं और
इनसिक्योर हर वो चीजें जो हम क्रिमिनल मोटिव से कर रहे हैं। अगर आप क्रिमिनल मोटिव से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा टेक्निकल है कि क्या जैसे आज टेक्नोलॉजी है, आज बात हो रही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या इसका सोल्यूशन है जो आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज देख रहे हैं, हैजार्ड्स हैं, और ये जो डेटा हमारा बड़ा है, क्या हम ब्लॉकचेन से इनसे क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, ऐसा है, समय समय पर जब लोग खाली हो जाते हैं, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो कोई ना कोई शब्दों को पकड़ के एक माया जाल उसके चारों तरफ बुन देते हैं। ये कुछ लोगों की खूबी होती है। और जो बड़े बड़े उपन्यासकार हुए हैं, जैसे शर्लॉक होम्स की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी, अब उसमें से कितनी एक्चुअल हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो उसके लेखक थे सर आर्थर कैनन डॉयल, उन्होंने लिखी हैं, तो उनका दिमाग की उपज है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें सही भी हों। तो इसी तरह की एक चीज है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। हर तकनीकी कुछ समस्याओं को हल कर सकती है, लेकिन मुझे ध्यान है बचपन में किसी डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी थी और कहा था कि अगर तुम इसको पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा जी मैं क्यों पीऊं, इससे क्या फायदा होगा? तो बोले अगर दुनिया में 100 बीमारियां हैं तो ये 99 का इलाज है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया है, एक तो पनासिया मिल गया, मतलब अमृत ही समझो इसको। मैंने साहब उसको 2 घूंट एक साथ ही पी लिया। वो पता नहीं किस टाइप की दवाई थी, काय से बनी थी, चुकंदर के तेल से बनी थी, ना गले के अंदर जाए ना बाहर आए। तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्नोलॉजी या कोई एक जो बज़वर्ड है वो बहुत सारी समस्याओं का है। ब्लॉकचेन एक बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही लिमिटेड, और कोई एक दो पर्पस के लिए इसका अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका बहुत ही लिमिटेड यूसेज है, कॉमर्शियल यूसेज तो अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसके बारे में बातें हो रही हैं। और क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज माना जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी खुद क्या है ये भी किसी को पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है और ये किस प्रकार का माफिया गिरी है। ये CIA वाले चला रहे हैं या चाइनीज चला रहे हैं या रशियन चला रहे हैं, ये सारे मिलके चला रहे हैं दुनिया को लूटने के लिए। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है और इसके ज्यादा चक्कर में ना पड़े आप लोग। और ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सारी समस्याओं का हल है, क्योंकि सारी समस्याएं जब एक जैसी नहीं है, ना सारी समस्याएं टेक्नोलॉजी से हल करी जा सकती हैं। अब आदमी का लालच है, सारी समस्याओं का जड़ तो आदमी का लालच है। तो क्या लालच का इलाज इस टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता। उसका इलाज तो रामायण और महाभारत से ही किया जा सकता है केवल। और रामायण और महाभारत में तो इस टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन का कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो आई थिंक ये एक मिसनोमर है, ये एक गलत प्रकार का विचार है। इट्स नॉट ए थॉट वर्थ गिविंग एनी वेटेज। अनुज जी, एक चीज बस लास्ट में अपनी तरफ से क्वेश्चन आप पूछिए। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि आजकल जो डेटा का एक इंटरनेशनल ट्रेंड हो गया है कि क्लाउड्स में हमें डेटा अपने पास न रखें, अपने लैपटॉप पे न रखें, अपने सिस्टम पे न रखें, हम डायरेक्टली क्लाउड्स पे रखें, और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको मैनेज कर रही हैं। तो जो क्लाउड्स पे हमारे डेटाज हैं, क्या वो सेफ हैं कंपैरेटिवली हमारे पर्सनल लैपटॉप पे जो डेटा है उनसे ज्यादा सिक्योर है वो क्या? देखिए, आपका जो भी डेटा है वो उतना ही सेफ है जितने आप सेफ हैं। क्योंकि जो 99% हम लोग हैकिंग की बात करते हैं या डेटा थेफ्ट की बात करते हैं, तो वो टेक्निकल थेफ्ट नहीं है। जो हैकर्स हैं उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, एक अपनी इज्जत होती है। वो 1-2 लाख रुपए के लिए, 2-5 लाख रुपए के लिए कोई हैकर अपना समय खराब नहीं करता है। हैकर जो हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं, और $1 मिलियन से कम के मैटर में कोई हैकर अपना समय खराब नहीं करता है। ये तो छोटे छोटे जो चोर उचक्के साइबर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो आपके ये 1-2 लाख वाले मैटर्स में करते हैं। तो अब समस्या ये है कि
मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मान लीजिए 1-2 लाख रुपए का ही है, तो मैं उसको कैसे सिक्योर करूं, वो भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो हम आपको बता रहे हैं कि जो गलतियां आप कर रहे हैं, आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर रहे हैं अपने लालच या डर की वजह से। आपने 30,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का अच्छा फोन या लैपटॉप तो खरीद लिया, लेकिन 800,000 रुपए का एक कैस्पेरस्की इंटरनेट सिक्योरिटी लाइसेंस आपने नहीं लिया। ये एक बड़ी कॉमन चीज है। तो जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो साइबर हाइजीन है, जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, सिंपल चीजें बताई हैं मैंने, वो मुश्किल चीजें नहीं बताई हैं कि आप किस तरह से हाइजीन मेंटेन करें, आप किस तरह से अपने आप को सिक्योर करें। बड़ी सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है। मेरे ख्याल से तो मैंने आपको कोई भी टेक्निकल चीज इनफैक्ट बताई ही नहीं है, क्योंकि आज का जो मुझे लगता है जो हमारा ये जो मीटिंग है, जो इसका ओरिएंटेशन टेक्निकल नहीं है। इसमें सभी तरह के लोग होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजनेस पर्सन्स होंगे, सीए प्रोफेशनल्स भी होंगे, है ना, सभी तरह के लोग हैं। इसमें मैं आईटी प्रोफेशनल्स को नहीं देख रहा हूँ इस मीटिंग में। तो हमने आईटी सिक्योरिटी की तो आपसे बात ही नहीं करी है, उसको तो टच ही नहीं किया टॉपिक को। तो अगर आप साइबर हाइजीन मेंटेन करते हैं और आप अपने डर को, कि अगर एकदम आपको मैसेज आता है कि भाई आपका पेटीएम ब्लॉक होने वाला है, सॉरी, तो मैं आपको जो बता रहा था कि आप अगर साइबर हाइजीन का पालन करें, अपने डर और अपने लालच को थोड़ा सा कंट्रोल करें, रिएक्टिव ना बने। जब भी आप, अभी मुझे एक मैसेज आया कि साहब ये आपके बैंक के ये 6,000 पॉइंट खत्म होने वाले हैं, क्लिक करें। मैंने सोचा अरे यार तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, 6,000 पॉइंट मेरे खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। देन आई सडनली रियलाइज कि जिस बैंक का ये मैसेज है वहां तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। अब आप बताइए, ऐसा अक्सर हो जाता है। मेरे पास पेटीएम के मैसेज सपोज आते हैं कि आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। अरे मैं तो पेटीएम यूज ही नहीं करता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिफंड आ रहा है। अरे ऐसे लोग जिनका अभी तक पैन कार्ड नहीं बनाया, उनका इनकम टैक्स रिफंड कहां से आ गया? आप सोच रहे हैं इस बात को? तो जब हम उस लालच में पड़ जाते हैं कि अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड आ रहा है तो ले लो, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने यार टैक्स 2 पैसे का जमा ही नहीं किया है, तो जब जमा नहीं किया तो वापस कैसे मिल जाएगा? तो जब हम इस लालच या डर में पड़ जाते हैं और बेसिक एटिकेट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, तभी हमारे साथ फ्रॉड होते हैं। 99% जो हैकर्स हैं वो इंडिविजुअल या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको अटैक नहीं करते हैं। उस पर सिर्फ रैंसमवेयर के अटैक्स तो आ रहे हैं जो कि 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक मांगते हैं बिटकॉइन के माध्यम से। और उसमें तो अगेन साइबर हाइजीन का इश्यू है। जितना स्पैम मेल्स आती हैं उसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ये जो ईमेल आ रही है कि 5 लाख रुपए का आपको जो है, सॉरी $5 मिलियन आपको मिलने वाले हैं अफ्रीका के किसी सीक्रेट अकाउंट से, उसको लेने की जरूरत क्या है? अब आप उसको क्लिक करेंगे, आप उस बंदे से बातचीत करेंगे, वो कोई नाइजीरियन होगा जो दिल्ली के मालवीय नगर में बैठा है, तो फिर आपका नुकसान हो गया होगा। तो उसको हम साइबर क्रिमिनल एक्चुअली ना कहें, वो तो एक प्रकार का बनारसी ठग है। अगर हम इन साइबर हाइजीन का ध्यान रखें तो 99% हम इनसे बच सकते हैं। अपने डेटा को सिक्योर रखें, पेन ड्राइव के माध्यम से डेटा को इधर उधर ना करें, ट्रांसफर ना करें, और ऐसा करना अगर जरूरी हो तो उसको एनक्रिप्ट करें, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज करें। जब हम पेन ड्राइव से डेटा भेजते हैं या ईमेल पर भी भेजते हैं तो एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर हम बेसिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक जो हमारी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो अपने डेटा को सिक्योर कर पाएंगे, उनको नुकसान नहीं। हाँ जी, और बताइए। नरेश, पीयूष अग्रवाल जी कुछ पूछना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन शुक्ला जी ने उठा दिया। मेरा वही डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मेरे को उसका जवाब आपने दे दिया। मैंने वो टैली अकाउंट्स वगैरह हम जो क्लाउड पे अपना रखते हैं, मेरा उससे रिलेटेड था क्या वो डेटा वगैरह। क्लाउड के बारे में मैं और थोड़ा स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, क्लाउड पे डेटा सुरक्षित है क्योंकि क्लाउड जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, अमेजन है, या जो ऐसे लोग हैं, वो ऑब्वियसली इसको अपना सिक्योरिटी करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके कंप्यूटर से चोरी हो जाता है तो फिर तो कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, ही बिकम्स लाइक यू। तो बेसिकली हमें अपने एंड पे सिक्योर करना है अपने डेटा को। अब आप अगर रेलवे स्टेशन पे बैठ के फ्री वाईफाई से एक्सेस कर रहे हैं अपने क्लाउड को,
तो ऑब्वियसली आपका यूजर नेम पासवर्ड चोरी हो सकता है। आपके अगर जो कंप्यूटर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका यूजर नेम पासवर्ड आपने अपने गूगल में, क्रोम में सेव किया हुआ है और आपके कंप्यूटर में मेलवेयर आया हुआ है, वायरस आया हुआ है, तो फिर आपका क्लाउड सिक्योर नहीं है। इस क्लाउड सिक्योर है, बस क्लाउड में एक ही दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि ये डेटा ऑनलाइन है तो कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में फिर वो आपको डेटा मिलेगा नहीं। जो आपके लोकल डिस्क पे सेव हुआ डेटा है वो आपको इसमें अवेलेबल, बस दैट इज द ओनली इशू। Thank you. Something. Sanjay from Please, Chartered Accountant Sanjay Agarwal. Yes. Is it okay? I'm audible. Yes. My question is कि यदि कोई इस ट्रैप में फंस गया तो उसको क्या करना चाहिए अनुज जी? कौन से ट्रैप में फंस गया सर? जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसको एक बैंक से उसको फोन आया कि सब अपना ओटीपी बताइए। उसने ओटीपी बताया और उसके खाते से इमीडिएटली 3 ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसका पैसा जो है वो करीब लाख रुपए के आसपास निकल गया जी। राइट। अब इस सिचुएशन ये हो गई, अभी हम लोग तो बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन हमें करना चाहिए, लेकिन अभी ये काम हो गया। नाउ व्हाट इज द रिकोर्स विद दैट पर्टिकुलर फेलो? देखिए, इसके 2 चीजें आपको करनी है। Number 1 is that you want your money back, as Correct. simple as that. Correct. Second, obviously, as a good citizen, you would also like to report this crime, because this criminal will not only be targeting you, it will also be targeting other people. Correct, sir. So you should and you can report this matter to the law enforcement authorities. Correct, sir. So first of all, let us discuss how do we get our money back, because at the end of the day, that is the first priority for anyone who has been a victim of this kind of a thing. Let me explain, please, sir, कि what he has done immediately. The particular fellow, उसने immediately within 5 minutes of time वो बैंक को रिपोर्ट किया, बैंक में जाकर ट्रैक करने की कोशिश की, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कोतवाली भी गया, वहां भी किया, लेकिन उसके बाद भी हुआ कुछ नहीं। So I am telling you the standard operating procedure, what everybody should be doing. Sir. Number 1, obviously, you will have to call your bank, or if it is Paytm or whatever financial institution, wherever your account is, informing them that you have been a victim of this kind of a fraud and you have lost money. Now there is a fine line that if you have shared your own OTP, correct, sir, whose fault it is actually your fault in a way, sure. Yeah. But you are a victim. Correct, sir. Now there is an RBI circular which states that if somebody has become a victim of a cyber fraud, the bank will reimburse the money. Oh. Up to 1 lakh within 3 days, and if it is more than that, then the bank will inquire into the matter and will take appropriate action. But the caveat is that you should not have helped that crime. So if you have shared your own OTP in your own knowledge, then probably bank will not support and cooperate, help you as far as this circular goes. So I think you would have understood by now that what you should be doing. So you can get the support of this circular of RBI, which is very much in force, and lot of people have got their money back with the help of this mechanism. Because more than an individual, it is the bank's responsibility to secure, because they are in a position to do a better security than an individual. An individual may not be that much aware and cannot have that much security and all that stuff, while a bank is obviously having much more means to do it. They are having a department, they are having resources, technical resources, etc., etc. Plus, if everybody becomes a cyber victim, then nobody would like to actually do a online transaction. Everybody will stop doing it. Then this whole digital India will flop. So to give this kind of a relief,
where the party who is a victim is not actively helping the criminal, the banks are supposed to refund their money. Correct. And you take help of this particular method. करेक्ट. क्या आरबीआई सर्कुलर का कुछ डिटेल्स? पहला क्वेश्चन, इफ आप मुझे ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको ईमेल पे भिजवा दूंगा. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. द सर्कुलर इज वाइडली अवेलेबल, so you can also further circulate it to all the people, including all the participants of this meeting, or anybody who is interested. They can keep a copy. सेकेंड थिंग सर, इसमें अक्सर इंश्योरेंस कंपनी से कई सारे कॉल्स आते हैं कि सब आपका ऐसे पॉलिसी था, आपने ये किया, आपने वो किया, और आपने वो सरेंडर करा दिया, आपका पैसा मिल जाएगा. इस तरह के कई कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स. सेकेंडली, बैंक के संबंध में भी अक्सर ओटीपी वगैरह मांगने के लिए इस तरह के कॉल्स आते हैं. तो क्या कोई आईटी सेल ऐसा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं बना होता है जहां पर कि हम उनको प्रिवेंटिव मेजर के तहत उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकलिटी का इश्यू है. कोई भी फ्रॉडुलेंट या क्रिमिनल अटेम्प्ट आप अपने नियरेस्ट थाने में जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें साइबर सेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये तो थाने की जिम्मेदारी होती है कि अगर उन्हें जरूरत है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल या जोन की साइबर सेल या जहां से भी उनको मदद लेनी है वो लें. जो विक्टिम है वो तो नियरेस्ट थाने में जाकर कर सकता है, करना चाहिए. राइट, थैंक यू. दूसरा, इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं. बट आमतौर पे प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि जब साहब कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसमें क्या इंक्वायरी करें, कोई नुकसान हो गया होता तो इंक्वायरी करते. तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू है, क्योंकि अगर आप देखो तो किसी भी जिले में या किसी भी शहर में दिन भर में कोई हजारों कॉल्स आ रही हैं लोगों को, तो अगर इन सब पे कार्रवाई करना शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी. बट एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक प्रैक्टिकल इशू है. तो आप नियरेस्ट थाने में अगर किसी को कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो ही हैज फुल authority by law to go and report, and the nearest police station has to write his complaint. They cannot refuse कि आप साइबर सेल में जाइए या कहीं भी जाइए. वो उनका हेडेक है कि वो उसको साइबर की मदद लें या कुछ लें, या आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in से रिपोर्ट कर सकते हैं. वो फिर उसको फर्दर लोकल थाने में भेजते हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है. तो आप ऐसे पुलिस की मदद ले सकते हैं. करेक्ट सर, थैंक यू. अनुज जी, क्वेश्चन है, हम लोग के बच्चे अक्सर बाहर रहते हैं, उन लोगों को हम लोग, बच्चे स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, उनको हम लोग एटीएम कार्ड देते हैं यूज करने के लिए. ऐसा सुनने में आया है कि एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है, या एटीएम कार्ड यूज करने में बच्चों को ये जो है उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि उनकी क्लोनिंग ना हो पाए या उनके पैसे न निकल पाए? क्या आप इसमें गाइडेंस? बहुत बढ़िया सवाल है आपका. देखिए, जब एटीएम में क्लोनिंग जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और उसमें कुछ एटीएम को इस्तेमाल करने के सोशल एटिकेट्स हैं, उसका अगर हम ध्यान रखें तो हमारी क्लोनिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. जो एटीएम्स पे गार्ड्स नहीं है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पे क्रिमिनल्स को मशीन को एक्सेस करने में आसानी होती है. अक्सर क्रिमिनल्स जो कार्ड स्लॉट होता है वहां पर एक स्किमर लगा देते हैं. तो हम जब एटीएम में जाते हैं तो जहां पर कार्ड स्लॉट लगा है उसको अगर हल्के से हिलाएं, बहुत हल्के से, ऐसे नहीं कि जोर से हिलाएं कि मशीन ही उखड़ जाए, तो अगर उसमें स्किमर लगा है तो वो निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा. दूसरा, जब हम पिन डालते हैं अपनी, तो पिन डालते समय एक हाथ से जब पिन डाल रहे हैं तो दूसरा हाथ उसके ऊपर कर लें, क्योंकि जब स्किमर से आपका एटीएम का डिटेल चोरी करी जाती है तो एक वहां पिन होल कैमरा लगा होता है जो आपका पिन रिकॉर्ड करता रहता है. तो अगर दूसरा हाथ आपका पहले हाथ के बिल्कुल ऊपर है तो वो कैमरा काम नहीं करेगा. तो अगर वो कार्ड की क्लोनिंग भी होगी तो वो कार्ड कहीं काम नहीं करेगा. ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं. इसी तरह से आपके जो डेबिट कार्ड वगैरह हैं उसकी पिन आप पेट्रोल पंप पे या होटल वगैरह पे शेयर ना करें.
अक्सर बोल के बता देते हैं, या जो अटेंडेंट होते हैं उनके सामने, अभी तो खैर होटल में जाना ही अलाउड नहीं है, पंप्स पे भी नहीं जा रहे हैं, बट लोग बता देते हैं, या जब डालते हैं एंटर करते हैं तो वो लोग देख पाते हैं, क्योंकि ऐसे कई बड़े गैंग्स पकड़े गए हैं जो होटलों में और रेस्टोरेंट्स में पेट्रोल पंप्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनके साथ काम करते हुए पाए गए हैं, और वो पूरे डिटेल्स आपकी डेबिट कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड्स की शेयर कर देते हैं। तो ये आप अगर बेसिक प्रिकॉशंस ले लेंगे तो काफी हद तक ये जो क्लोनिंग का इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीजीएनडी पवन अग्रवाल जी, जो कि काशीपुर से हैं, कि वो हमारी आज की इस मीटिंग को समराइज करें, हमारी परिचर्चा को, और अपने विचार व्यक्त करें। डीजीएनडी पवन अग्रवाल जी। थैंक यू राजन भाई, और अनुज अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से इतने कठिन सब्जेक्ट को जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार टच किया, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जो आपने शायद छोड़ दिया टच करने से, और बहुत विस्तार से हमको इसकी पूरी जानकारी मिली। मैं देखिए, मैं वैसे बाय एजुकेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और उस समय जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो कंप्यूटर्स पे हम लोग थोड़ा समय ही बिताया करते थे, और बड़े फैसिनेटेड रहते थे हम कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, प्रोग्रामिंग से, और हमको लगता था कि ये कंप्यूटर हमारे आने वाले समय में हमारी सारी समस्याओं का निदान है। हमें ये पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज दे देगा, लेकिन किसी ने सही कहा है कि अगर भगवान कोई अच्छी चीज बनाता है, कोई चीज बनाता है, तो उसमें तमाम अच्छाइयां डालता है, तो कहीं ना कहीं उसकी परछाई के रूप में कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां भी उसके साथ चली जाती हैं। तो शायद ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है साथियों, तो ये अपने साथ अगर अच्छी चीजें ला रही है, तो प्लीज बिलीव मी, ये अपने साथ कहीं छुपे छुपे दबे दबे पैरों से कुछ कठिनाइयां भी ला रही है, कुछ परेशानियां भी ला रही है। लेकिन जिस तरह की कठिनाइयों का जिक्र आज अनुज भाई ने किया, क्या उन कठिनाइयों से हम डर के इस टेक्नोलॉजी के जो तमाम फायदे हैं, क्या उनको छोड़ दें? देखिए, कोरोना और साइबर क्राइम दो ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं। साइबर क्राइम तो काफी समय से चल रहा है, कोरोना तो अभी आया है, जो अब हमारे दुश्मन को फिजिकल हमारे से रूबरू नहीं कराता है। अब हमारा दुश्मन छुप गया है, अब आमने सामने वाला वॉर नहीं है, ये गुरिल्ला वॉर है। तो ये हमें बहुत सतर्क रहना है। और मुझे तो एक ही बात समझ में आई, we have to maintain our discipline in whatever technology we are adopting. अगर हम इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, अनुज भाई ने शुरू से लेके एंड तक जो बताया, मुझे तो क्षण में लगा कि शायद हम लोग इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, शायद हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं, शायद हम लोग चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे पासवर्ड मैंने अपने मोबाइल में सेव कर तो लिया है, अरे मैंने तो बस प्रोग्राम शुरू किया, फटाफट जूम खोला, मीटिंग ऑन करी, मेरा काम हो गया, अब ठीक है लैपटॉप बंद करो, कोई बात नहीं, अब कल फिर देखेंगे। नो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर जगह एक टूल होता है सिक्योरिटी सेटिंग्स। Are we serious about our security settings? Are we making our children aware about security settings? क्या फेसबुक पे मेरी सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स बिल्कुल पूर्ण है, कंप्लीट है? नहीं। इसी तरह से हम अपनी बैंकिंग, जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, कितना कैजुअली करते हैं। कभी किसी को भी अपना पासवर्ड मैंने बताते हुए देखा है लोगों को। तो एटीएम पे हम कितना कैजुअली जाते हैं, अभी जैसे अनुज भाई ने बताया कि हाथ लगा के, दूसरा हाथ लगा के, क्या हम ऐसा सब कुछ करते हैं? तो मेरे ख्याल में शायद काफी कुछ हम खुद ही जिम्मेदार हैं, शायद अपनी अनभिज्ञता की वजह से। और अंत में मैं समराइज करते हुए बताता हूं कि एक वाकया अभी 7 दिन पहले हमारी कंपनी के साथ हुआ है अनुज भाई। उसमें एक मेरे डीलर हैं नेदरलैंड के, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा इस विषय पे क्योंकि ये बड़ा करंट से रिलेटेड ही है। वो नेदरलैंड के मेरे डीलर हैं, 75 ईयर्स की उनकी एज है, और मैं उन्हें बड़े सम्मान की नजर से देखता हूं। आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, और हमारे वो पेपर के बायर हैं, रेगुलर मटेरियल जा रहा है। वो व्यक्ति करीब मेरे को 7 से 8 पेमेंट कर चुका है ऑनलाइन मेरे अकाउंट में इंडिया में। और अभी 1 हफ्ता पहले मेरी सेल्स की टीम की तरफ से कोई मेल उसके पास गया, जिसमें उसने, सेल्स की टीम ने ये कहा कि हमने ये कंसाइनमेंट आपको भेजा है, इस कंसाइनमेंट का पेमेंट आप हमारा आयरलैंड के अकाउंट में कर दें। ये बहुत कॉमन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम सर, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी इशू बनी हुई है सर। और सर उसने क्या था, आप ये देखिए कि जो साइबर क्राइम कर रहा है उसका दिमाग देखिए। मेरी सेल्स टीम कुछ चांस की बात रही कि इस कंसाइनमेंट में, मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना, करीब 10 दिन का डिले हो गया।
अब उसका प्रेशर, मेरा मटेरियल मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, ये भेजो, मेरी टीम का प्रेशर कि यार तुम पेमेंट कराओ। इस प्रेशर में 10 दिन में जैसे ही उसके पास मेल पहुंचा, और प्रेशर बहुत था हमारी टीम का, उसने आप देखा ना ताब आयरलैंड के अकाउंट में $45,000 जमा करा। अब उसका जो है हमारे पास मैसेज आया कि पेमेंट हैज बीन डन। हमने कहा हमारे को तो मिला नहीं है। फिर उसने डिटेल भेजी कि आपने कहा था आयरलैंड के अकाउंट में। हमने सर पकड़ लिया, हमने उससे कहा कि तुम 5 पेमेंट कर चुके हो इंडिया के अकाउंट में, तुमसे कभी कोई पेमेंट हमने आयरलैंड के अकाउंट में मांगी क्या? तुमने कैसे एज्यूम कर लिया कि ये आयरलैंड के अकाउंट में जानी है? उसने तुरंत वो मेल हमें फॉरवर्ड करी सारी, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमने एक साइबर एक्सपर्ट को दिया हुआ है मैटर। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इतने जागरूक समझते थे अपने आप को, और हमारा वो क्लाइंट नेदरलैंड का है, एक डेवलप्ड कंट्री का, और पिछले 25 साल से बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहा है पिछले 10-12 साल से, उसके बाद भी वही गलती कर गया। सो फ्रेंड्स प्लीज डोंट टेक इट इजी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं किशोर कटरू साहब का और राजन विद्यार्थी साहब का कि इस ज्वलंत विषय पे उन्होंने आज इस सेमिनार को रखा। और अनुज अग्रवाल जी, सब आपने तो इतनी ऐसी बातें हमको बताई हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये टेक्नोलॉजी जिस तरह डेवलप हो रही है, हमें आपकी जरूरत शायद हर वर्ष पड़ेगी। हर वर्ष हमें लगता है कि आपका एक मैं अवेलेबल हूँ, मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपके पास है। यस सर, व्हाट्सएप सब कुछ है, आप यू आर मोस्ट वेलकम एनी डे। क्योंकि क्या है कि ये क्राइम भी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये क्राइम करने वाले भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, वो नई चीजें इजाद कर रहे हैं। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हम लोग डिसिप्लिन लाइफ जिए, टेक्नोलॉजी को हम बहुत कैजुअली हैंडल नहीं करें, और जो अनुज जी ने हमें टिप्स दिए हैं उसका हम पालन करें, तो डेफिनेटली हम एक ट्रबल फ्री इकोनॉमिक लाइफ और पर्सनल लाइफ हम जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डीजेडी पवन अग्रवाल जी। प्लीज, लखनऊ से चौहान साहब हमारे बीच में है। हाँ, एक्चुअली अभी पिछले 6 महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में घटी थी, उसको हम ही ने पकड़ा था। एक आदमी जो कि बिहार का क्रिमिनल था, साइबर क्रिमिनल, वो अपने मोबाइल में गृह मंत्रालय लिख करके जब भी वो फोन किसी को करता था तो होम अफेयर मिनिस्ट्री करके मोबाइल नंबर पे ही लिख के आ जाता था, जिस भी नंबर से वो फोन करता था। और वो लोगों से कहता था कि हमें आपके कॉलेज की जांच करनी है, शिकायत आई है और ये शिकायत हम खत्म कर देंगे, हमको इस अकाउंट नंबर में अगर आप इतना रुपया दे दीजिए तो ये हम मैनेज कर देंगे। तो सौभाग्य से वहाँ होम मिनिस्ट्री में हमारे कुछ लोग थे, तो जो हमने उस नंबर की ट्रेस किया तो पता चला कि ये भी एक साइबर क्रिमिनल है। तो ये मोबाइल में कैसे उनका नंबर फीड हो जाता है और नंबर रिफ्लेक्ट कैसे करता है उधर से। देखिए, ये स्पूफिंग मेथड्स हैं जी। एक तो आजकल जो सबसे आसान है वो तो क्या है कि आपने किसी भी नंबर को ट्रू कॉलर में किसी मिनिस्ट्री या किसी के नाम से फीड कर देना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने फोन में ट्रू कॉलर लगा रखा है। तो जैसे ही फोन से कॉल आती है तो वो ट्रू कॉलर दिखाने लगता है, तो लोग ये मान लेते हैं कि ट्रू कॉलर में आ रहा है तो ये उसी डिपार्टमेंट से, बैंक से या मिनिस्ट्री से, जैसे आपने बताया है, तो ज्यादा वो जाते ही नहीं है। और दूसरा जो तरीका है वो उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर वो बहुत टेक्निकली साउंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो ये क्रिमिनल्स हैं ये फ्रॉडुलेंट हैं, ये बहुत ही छोटे स्तर के अपराधी हैं, तो ये तो ट्रू कॉलर से ही काम कर रहे हैं। अदरवाइज मोबाइल फोन में स्पूफिंग करी जा सकती है। तो जो नंबर आपके फोन पर आएगा और जिस नंबर से फोन किया गया है वो अलग अलग होते हैं। इसका मैंने कई बार डेमो भी मीडिया में दिया है। आप अगर अनुज अग्रवाल साइबर के नाम से गूगल में सर्च करेंगे तो इंडिया टीवी का मेरा ये बहुत पुराना 2-3 साल पुराना एक वीडियो है जिसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया है कि मैं यहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के, मैंने जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे उनको फोन किया था और नंबर उसमें लंदन का आया था। तो ये बहुत आसान है। यूआईपी में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहाँ फ्री में या आधा $1 खर्च करके आप किसी भी नंबर को यूज करते हुए फोन कर सकते हैं। तो फोन नंबर जो डिस्प्ले में आएगा, मान लीजिए वो नंबर सपोज यूपी के डीजीपी का है और आपने उसको अपने फोन में सेव किया हुआ है और आप बड़े सतर्क भी हैं कि ट्रू कॉलर का नंबर हम नहीं मानते, ट्रू कॉलर में फ्रॉड होता है। तो जो वीओआईपी को यूज करते हुए नंबर आएगा वो एक्चुअल में बिल्कुल वही जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं या सपोज पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका नंबर ही आएगा और आपको इस तरीके से किया सकता है। तो ये कॉल स्पूफिंग एक बहुत बड़ा इशू है और क्रिमिनल्स इसका बड़े लेवल पे यूज करते हैं, खासतौर पे जो टेररिस्ट हैं। ये जो मैंने एक
उस समय वीडियो दिया था, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई 12-15 होक्स कॉल्स आ चुकी थी बम के बारे में। तो इसमें फिर मेरे से टीवी वालों ने इंटरव्यू करके पूछा था कि साहब ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं और कौन लोग हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको दिखाया था। उसको तो हमने सर्विलेंस के थ्रू पकड़वाया था, जो हमने पुलिस को दिया उस नंबर को। हाँ। तो अगर वो GSM स्पूफ है तो पुलिस से पकड़ में आएगा। अगर वो VoIP स्पूफ है और कहीं बाहर के कंट्री के सर्वर को यूज कर रहा है तो उसको पकड़ने में भी काफी बड़ी दिक्कत आती है। मतलब इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट ऑल डिपेंड्स किस टाइप का मैटर है, बट यस इट डज हैपन एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सबसे अच्छी चीज इस सेमिनार में ये रही कि हमने बिल्कुल एक ऐसे विषय को टच करा जो सभी लोगों की लाइफ से कंसर्न्ड है। ये एक ऐसा इशू है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इतना कठिन कि जैसे हम सर से पूछ रहे हैं कि सर अपने घर में चोरी ना हो तो हम क्या करें। अब थेफ्ट प्रूफ घर को कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ उसके बाद भी अनुज जी ने जितने अच्छे से हमको समझाया कि कैसे अपने घर में ताले बहुत अच्छे से रखे लगा के, पासवर्ड्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, या कोई भी हम फ्रीवेयर की तरफ ना जाएं। एक छोटी छोटी टिप्स, ये हम अपने घर को, अपने डेटा को, अपनी जो सिस्टम्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको कैसे हम स्ट्रांग रख सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, उस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत हृदय से आभारी हैं। और हम रोटरी क्लब बरेली और पूरे डिस्ट्रिक्ट 3110 की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने समय निकाला। और